चलो हेडिंग लिखो बेटा सब लोग। इंडेक्स नंबर। हाँ, यहाँ देखो बेटा सब लोग, हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिया है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। चैप्टर 2 हो गया सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन। और अब हम लोग कोरिलेशन रेग्रेशन हो गया है। आज ये करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर। हेडिंग लिखिए इंडेक्स नंबर, इसमें लिखिए सब लोग कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें लिखिए बेटा लिखिए एन इंडेक्स नंबर is specialized average designed to measure the changes in a variable or group of variable with respect to time geographic location or other characteristic। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे एन इंडेक्स नंबर may be univariate और bivariate। बाई नहीं, कॉम्पोजिट लिखो, यूनिवेरिएट और कॉम्पोजिट। उसी के नीचे लिखेंगे यूनिवेरिएट इंडेक्स ये सिंगल वेरिएबल के लिए है, कंपोजिट इंडेक्स
ग्रुप ऑफ वेरिएबल के लिए है। थर्ड पॉइंट में लिखिए इंडेक्स नंबर आर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज इंडेक्स नंबर measure the net change in a group of related variable index number measure the effect of changes over a period of time। पॉइंट 4 में लिखेंगे यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट इंडेक्स नंबर रिवील ट्रेंड एंड टेंडेंसीज सेकेंड पॉइंट में लिखिए इंडेक्स नंबर held in framing suitable policies एक तरफ लिखेंगे इंडेक्स, एक तरफ लिखेंगे यूजफुल यूजफुलनेस इन पॉलिसी पहला लिखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिखिए डियरनेस अलाउंस पॉलिसी इन्फ्लेशन इंडेक्स मॉनेटरी पॉलिसी
एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन इंडेक्स, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, लिटरेसी इंडेक्स, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ पॉलिसी, सी पॉइंट में लिखेंगे इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल in deflating index number are very useful in deflating. आगे लिखिए बेटा कंसेप्ट नंबर 2, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर लिखिए इसमें. यूनिवेरिएट, कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट में आगे लिखेंगे अनवेटेड, वेटेड, अनवेटेड में लिखिए सिंपल अग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, वेटेड में लिखेंगे वेटेड अग्रीगेटिव,
वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव चलो इतना लिख के बताओ बेटा, फिर एक्सप्लेन करें। चलो अब सब लोग स्क्रीन पे देखो बेटा, कॉपी कर लिया? देखो बेटा, ये जो चैप्टर आप करने जा रहे हो इंडेक्स नंबर, हर एग्जाम में इसको पूछते हैं, हर एग्जाम में। और कभी कभी देखो 8 मार्क्स तक में ये पूछा गया है। 3 का तो मान लो आ ही रहा है, 3 4 का एवरेज है, मैक्सिमम ये 8 और 5 मार्क्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए अब ध्यान से समझिएगा चैप्टर क्या है। और देखो बिल्कुल इजी चैप्टर है, समझ लो लगभग लगभग थ्योरी ही है, इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में सेट वाला चैप्टर किया था, ठीक वैसे ही ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए हर बार आता है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, 4 से 5 नंबर की वेटेज हो रही है। और ध्यान से सुनिए, बस इसमें क्या है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला कैसे लर्न करना है उसकी पूरी मैं ट्रिक बता दूंगा, वैसे करोगे तो सब याद हो जाएंगे। फिर बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं होता। तो अब सुनिए क्या है इंडेक्स नंबर। देखो चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होती है, यहां से शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होती है, देखिए सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या होती है, देखिए इंडेक्स नंबर होती है, यहां से समझना बेटा। देखिए जैसे ये बताओ बेटा, सब लोग अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज। इंडेक्स नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज। कैसा चेंज, अब एक एक करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे बताओ बेटा, ऐसा हो सकता है कि मान लो 2020 में मान लो ये कैलकुलेटर 100 रुपीज का आता था। आज 2023 में ये कैलकुलेटर मान लो 300 रुपीज का आने लगा। तो कैलकुलेटर तो वही है, इसका प्राइस बदल गया। तो इसके प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर चैप्टर से। दूसरा, तो ये मैंने बताया पहला, चेंज इन प्राइस। मैंने आपसे कहा इंडेक्स नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज। कैसा चेंज, पहला एग्जांपल हुआ उसका चेंज इन प्राइस। सामान वही है लेकिन उसकी कीमत बदल गई, तो उसके प्राइस में कितना चेंज आया वो हम लोग यहां पे देखते हैं। दूसरा, अब ऐसे ले लो, मान लो हम ऐसे बोलें कि अगर हम 600 रुपीज लेके 2020 में जब जाते थे तो ऐसे 6 कैलकुलेटर मिल जाते थे, लेकिन आज केवल 2 कैलकुलेटर मिलेंगे, तो 4 कैलकुलेटर कम मिल रहे हैं। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी।
ठीक है, फिर से एक बार, इंडेक्स नंबर से क्या कैलकुलेट करते हो? चेंज। कैसा चेंज? चेंज का क्या मतलब हुआ बेटा? एक किसी भी पुराने ईयर को ले लो, उससे आज के पुराने ईयर से आज को जब हम कंपेयर करें तो उसमें जितने का बदलाव आ गया, चेंज आ गया, उस परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करता है इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने कहा ये कैलकुलेटर पहले 100 रुपीज का था, अभी 300 का हो गया, तो इसके प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया, अगर हम वो निकाल लें तो वही इसकी इंडेक्स नंबर है, वही इंडेक्स नंबर है ना? दूसरा, अगर हम ऐसे कहें कि जब हम 600 रुपीज लेके मार्केट में जाते थे तो 2020 में हमें 6 कैलकुलेटर मिल जाते थे, लेकिन आज केवल 2 कैलकुलेटर मिलेंगे। तो इसमें जो चेंज आ गया, 6 के बदले में अब 2 मिल रहे हैं, पैसे तो उतने ही लेके जा रहे हैं ना हम लोग। तो इसमें जितने परसेंट का चेंज आया, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी, और ये बताता है इंडेक्स नंबर। ये समझ में आ रहा है? दूसरा सुनो, अगला। अब बेटा जैसे हम लोग तो बिजनेस स्टैट्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैं बिजनेस वाले एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल लो जैसे बिजनेस से हटके। जैसे मान लो बेटा, ऐसे कहा जा सकता है ना कि 2020 में जो समर्स थी उसमें मान लो एवरेज टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री था, या 35 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर था। और अभी देखा जाए 2023 में तो मान लो ये बढ़ के 38 डिग्री हो गया एवरेज। तो वेदर डिपार्टमेंट को इसकी जरूरत पड़ती है ना, तो उससे पता चलेगा ना ग्लोबल वार्मिंग कैसी हो गई, कितने परसेंट ये टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया। चेंज तो दोनों होता है ना, बढ़ना चाहे घटना, दोनों चेंज होगा। समझ आया ना? तो ऐसे इसकी जरूरत पड़ती है वेदर डिपार्टमेंट को। तो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज। कैसा चेंज? चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन वैल्यू। जैसे हमने यहां लिखा चेंज इन टेम्परेचर। अगला देखो, हमारी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट देखिए अगर कि 2020 में कितने लोग, 1000 लोगों में से कितने लोग लिटरेट थे, आज कितने हैं, तो उसमें जितने का चेंज आ गया वो लिटरेसी रेशियो हो गया। समझ आया ना बेटा? तो ऐसे अलग अगला देखो, जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखिए 2020 में क्राइम की पोजीशन क्या थी, आज 2023 में क्राइम की पोजीशन क्या है, तो ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, इसके हिसाब से वो लोग अपनी क्राइम पॉलिसी बनाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसका हर जगह यूज होता है इंडेक्स नंबर में। तो इंडेक्स नंबर है क्या? इंडेक्स नंबर एक ऐसी इंडेक्स नंबर बेटा एक ऐसा एवरेज है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज। कैसा चेंज? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज ये क्या बताता है? पहले के मुकाबले आज कितने प्रतिशत का बदलाव आ गया, उसको बताएगा इंडेक्स नंबर। बताओ पहले सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप उसमें देखते हो ना बेटा कि शेयर मार्केट इतने पॉइंट पे ओपन हुआ, इतने पॉइंट पे क्लोज हो गया, तो वो जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब होता है परसेंट, तो वो इंडेक्स नंबर होती है। वो कहते हैं ना जितने पॉइंट शेयर मार्केट ऊपर गया, इतने पॉइंट नीचे आ गया, तो ये सब क्या है? उसकी इंडेक्स नंबर है। समझ में आया ना? तो तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर है क्या? इंडेक्स नंबर एक तरह का स्पेशलाइज्ड एवरेज है जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज का चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो है, क्योंकि हम बिजनेस स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो 3 चीजें आती हैं। एक, चेंज इन प्राइस। दूसरा, चेंज इन क्वांटिटी। तीसरा, चेंज इन वैल्यू। वैल्यू का मतलब एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम लोग को यही 3 चीजें पढ़नी है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन वैल्यू। बताओ पहले इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो हमने यहां पे क्या लिखा। हमने लिखा बेटा, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज डिजाइंड टू मेजर चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल। अब चाहे आप एक चीज के, जैसे मैं एक एक के बारे में बता रहा था, मैं कह रहा था ना कि 100 रुपीज में पहले एक कैलकुलेटर मिलता था, आज 300 में मिलता है, तो इसमें कितने का चेंज आ गया। तो हम एक कैलकुलेटर की बात कर रहे थे। जब एक की बात करेंगे तो ये है यूनिवेरिएट। क्या है बेटा? यूनिवेरिएट। अब जैसे मान लो हम ग्रुप ले लें, हम ऐसे बोलें कि मान लो कैलकुलेटर हो गया, पेन हो गया, अब आपका रजिस्टर हो गया, इनका 2020 में प्राइस क्या क्या था?
2023 में अभी क्या हो गया, तो जब इस ग्रुप की स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। जब किसी एक चीज की इंडेक्स नंबर निकालोगे तो क्या बोलोगे उसको, यूनिवेरिएट। और जब पूरे के पूरे ग्रुप की इंडेक्स नंबर निकालोगे तब उसको क्या बोलोगे, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। बात समझ में आई, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर है क्या, इंडेक्स नंबर से हम लोग चेंज को मेजर करते हैं, इंडेक्स नंबर से हम लोग चेंज को मेजर करते हैं। चेंज कैसा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन वैल्यू, और यही तीन हम लोग को पढ़ना है। उसमें क्या करना होता है, किसी एक ईयर से आज को कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करेंगे इसको बोलेंगे बेस ईयर, और आज वाले को बोलेंगे करंट ईयर। समझ आया बेटा, जिसको कंपेयर करोगे उसको क्या बोलोगे, जिसको कंपेयर करेंगे वो करंट ईयर, जिससे कंपेयर करेंगे वो क्या है, बेस ईयर। समझ आए। अच्छा ऐसे देखो जरा, जैसे मैंने कहा ना आपसे 2020 में 100 रुपीज का कैलकुलेटर था, 23 में ये 300 का हो गया। तो अगर हम ये देखें यहां से यहां कितना महंगा हो गया, तो ये बेटा करंट ईयर है, ये वाला क्या है, बेस ईयर है। हम ऐसे भी देख सकते हैं ना कि यहां से यहां कितना सस्ता था, ऐसे भी तो देख सकते हो। तो अब ये हो गया करंट ईयर और ये वाला हो गया बेस ईयर। समझ आया। तो जिससे कंपैरिजन करोगे, जिसको बेस मानोगे वो क्या हो जाएगा, बेस ईयर, जिसको कंपेयर करोगे वो क्या हो जाएगा, करंट ईयर। इस चैप्टर में एक ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, बेस ईयर को 0 से लिखते हैं, करंट ईयर को 1 से या n से। मतलब जैसे मान लो बेस ईयर का प्राइस लिखना है तो लिखेंगे P0, करंट ईयर का लिखना है तो P1 या Pn, बेस ईयर की क्वांटिटी लिखनी है Q0, बेस ईयर की क्वांटिटी लिखनी है Q0, और करंट ईयर के लिखनी है तो Q1 या Qn, ये हम लोग Q1 या Qn इससे करके लिखेंगे। ये इस चैप्टर में लिखने का एक तरीका है, ये इस चैप्टर में लिखने का तरीका है। तो अब इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिक लोकेशन और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों के पास ज्यादातर टाइम वाला आता है। इंडेक्स नंबर दो टाइप की होगी, अगर एक चीज की पढ़ाई करें तो क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएट, पूरे ग्रुप की स्टडी करें तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ज्यादातर जो एग्जाम में आता है जिस पे क्वेश्चन आएंगे, एक चीज पे तो आएगा नहीं, वो बहुत आसान हो जाता है, तो कौन सा पूछते हैं, कंपोजिट। बताओ पहले इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे सुनिए अगला। अब यहां हमने लिखा बेटा इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, ये नेट चेंज को कैलकुलेट करता है विद इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां देख रहे हो ना, यहां कितने का था, यहां कितने था, तो इतने टाइम पीरियड में कितने का चेंज आ गया, इसको कैलकुलेट करता है इंडेक्स नंबर। अब मुझे बताओ पहले पॉइंट 1 2 3 सबको समझ में आ गया। अच्छा पॉइंट 4 जरा देखना बेटा, यहां से और बढ़िया समझ में आएगा। देखो जैसे इंडेक्स नंबर का यूज क्या क्या है, तो पहला यूज है ये ट्रेंड को रिवील करती है। जैसे इंडेक्स नंबर का यूज है ये ट्रेंड को रिवील करती है। ट्रेंड को रिवील करने का मतलब जैसे पहले के मुकाबले आज या तो कोई चीज बढ़ेगी या तो कम होगी ना, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स नंबर। और ये देखो ना बेटा, जैसे 2020 और फिर 23 के बीच में गैप हो गया 3 साल का ना, लेकिन एक हमें इंडेक्स नंबर जब मिलेगी तो एक ही मिलेगी, तो वो 3 साल को एक ही वैल्यू प्रेजेंट करेगी ना, तो इसलिए उसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज भी तो यही काम करता था ना, बहुत सारी वैल्यूज को एक वैल्यू जब प्रेजेंट करती है तो क्या बोलते हो, उसको एवरेज बोलते हो। इसीलिए इंडेक्स नंबर को बोला जाता है स्पेशलाइज्ड एवरेज, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एवरेज। और ये देखो इंडेक्स नंबर का यूज क्या क्या है, पहला पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला, यहां से समझो, हेल्थ इंडेक्स निकाली जाती है हेल्थ पॉलिसी से। हेल्थ इंडेक्स मतलब बेटा, जैसे देखिए इधर, हेल्थ इंडेक्स का मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट अगर इस बात की एनालिसिस करे, गवर्नमेंट अगर इस बात की एनालिसिस करे कि 2013 और 2023 का एनालिसिस किया जाए, यहां पे एवरेज एज क्या थी एक पर्सन की, और यहां पे एवरेज एज क्या हो गई,
है ना। अब एज का मतलब क्या हुआ, जैसे बताओ किसी को कोई बीमारी हो गई, टाइम पे सही हॉस्पिटल नहीं मिला, बेड नहीं मिल पाया, तो फिर प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो सरकार उसमें सुधार ऐसे कर सकती है ना कि अगर एवरेज एज गिर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हेल्थ की पॉलिसीज हैं वो ठीक नहीं है, उसमें और सुधार करना चाहिए। समझ में है ना। तो तो ऐसे यहाँ हेल्थ इंडेक्स निकाला जाता है हेल्थ पॉलिसी के लिए। अगला लिटरेसी इंडेक्स एजुकेशन पॉलिसी के लिए। जैसे लिटरेसी रेशियो पहले कितना था, किसी एक ईयर का देख लिया जाए, आज कितना हो गया है ये देख लिया जाए, आज कितना हो गया ये देख लिया जाए। तो वहां से बेटा सरकार ये पता लगा पाती है कि लिटरेसी रेशियो अगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो एजुकेशन पॉलिसी और अच्छी करनी चाहिए, ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, जो कुछ जैसे चल रहा है सही है ना। एग्रीकल्चर इंडेक्स अगर निकाला जाए तो उससे पता चलेगा कि किसी चीज का प्रोडक्शन जो है वो पहले कैसा होता था, आज कैसा हो रहा है, उस पर और ध्यान देने की जरूरत है, पॉलिसी और अच्छी करने की जरूरत है या नहीं। तो ये सब गवर्नमेंट को यहाँ से सजेशन मिलता है। अगला इन्फ्लेशन इंडेक्स से बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी सरकार। इन्फ्लेशन सब लोग समझते हो ना, पैसे की कीमत लगातार कम होती जा रही है तो वो क्या है, इन्फ्लेशन। तो वहां से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अगला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से बनाते हैं डियरनेस अलाउंस पॉलिसी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से बनाते हैं डियरनेस अलाउंस पॉलिसी, है ना। ये क्या चीज है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो बेटा ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने में, इस इधर देखिए अब सब लोग। देखो जब कोई बेटा जॉब कर रहा होता है, जब कोई जॉब करता है तो जो उसको सैलरी मिलती है ना, उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। अब मैं एक एक करके बता रहा हूं। पहली होती है बेसिक सैलरी। कौन सी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब, और बेसिक सैलरी उसके बाद हो गया डियरनेस अलाउंस, फिर हाउस रेंट, तमाम सारी चीजें होती जो अपने काम का है वो देखते हैं। बेसिक और डीए, मान लो हम दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे एक बात बताओ बेटा, कोई पर्सन किसी किसी आदमी की किसी एक पर्टिकुलर कोई क्लर्क ग्रेड पे किसी की मान लो जॉब लग गई, तो काम का लोड उतना ही है, तो उसको जो सैलरी मिलती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, बेसिक और डीए। बेसिक सैलरी होती है जो वो काम कर रहा है उसके पैसे जो मिल रहे हैं वो हो गई बेसिक सैलरी। जैसे मान लो किसी को 20,000 रुपीज बेसिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वो काम कर रहा है उसके हिसाब से 20,000 रुपए का वो काम कर रहा है, सरकार इसके पैसे देती है। अब आगे, अब ये बताओ अगर वो 5 साल 10 साल उसी पोस्ट पे है और उसको यही पैसे दिए जाए 20,000, तो बताओ बेटा महंगाई हर साल बढ़ रही है कि नहीं। तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है गिरता चला जाएगा। समझ आ रहा है। तो सरकार क्या करती है, ऐसा ना होने पाए इसके लिए वो लोग देते हैं महंगाई भत्ता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस। समझ आए। अब वो क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे इन्फ्लेशन कितना आया, सरकार देखेगी इन्फ्लेशन कितना आया, उसी रेशियो में वो लोग डियरनेस अलाउंस दे देंगे। जैसे मान लो 10% का इन्फ्लेशन है तो 10% का अलाउंस दे दिया गया, तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को डियरनेस अलाउंस ने बियर कर लिया, तो कम से कम उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे तो नहीं जाएगा ना। समझ आए। तो अच्छा तुम लोग सुनते भी होगे 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, सुनते हो ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पे कमीशन यही है बेटा, महंगाई लगातार बढ़ रही है तो सरकार नए नए पे कमीशन लेके आती है। जब नया पे कमीशन लेके आएगी तो सबकी सैलरी बढ़ जाती है, बढ़ती इसलिए है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। समझ में है? तो जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती है उसी रेशियो में सरकार उनकी सैलरी बढ़ा देती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस पॉलिसी। बताओ ये बात समझ में आई। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये अभी पढ़ोगे डिटेल में, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब हुआ बेटा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब हो गया कि जैसे किसी को अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए, मान लो 2010 में कितने पैसे की जरूरत होती है और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए 2023 में कितने पैसे की जरूरत होती है। तो जैसे मान लो यहाँ उसका 10,000 में काम चल जाता था, यहाँ 50,000 चाहिए, तो बताओ उसके ऊपर 40,000 का बर्डन आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए हम पहले कितना पैसा खर्च करते थे और आज कितने पैसे खर्च करते हैं, तो हम पे जितना बर्डन आ गया इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। समझ में?
अब बताओ फिर से एक बार सब कुछ। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज कैलकुलेट करते हैं। किस चीज का चेंज? किसी भी चीज का चेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग के सिलेबस में है वो है चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, आगे। इंडेक्स नंबर दो टाइप की होती है, यूनिवेरिएट, कॉम्पोजिट। यूनिवेरिएट में किसी एक चीज की स्टडी करी जाती है, कॉम्पोजिट में ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की हम लोग स्टडी करते हैं। आगे, इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, इससे ट्रेंड या टेंडेंसी पता चलती है। फिर इतने सारे यूसेस मैंने बताए, हेल्थ इंडेक्स, लिटरेसी, एग्रीकल्चर, क्राइम, इन्फ्लेशन, तमाम सारे हैं। और इंडेक्स नंबर यूज की जाती है डिफ्लेटिंग के लिए। किस चीज के लिए? ये बेटा पूरा कंसेप्ट है अपने पास, तो वहां पे सीखेंगे डिफ्लेटिंग क्या होती है। जैसे इन्फ्लेटिंग का जैसे इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? पैसे की कीमत कम हो जा रही है, इसको क्या बोलते हो? इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम लोग हटा दें तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेटिंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्लेटिंग। जैसे ऐसे देखो, मान लो कोई कहता है कि मान लीजिए कोई कहता है कि उसकी सैलरी 35,000 थी, अब वो कहता है हमारी सैलरी तो बढ़ के 40,000 हो गई। तो डिफ्लेटिंग वाला कंसेप्ट कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सैलरी तुम्हारी 5,000 बढ़ गई, लेकिन क्या पता इन्फ्लेशन 6,000 से बढ़ा हो, तो तुम्हारी सैलरी तो 1,000 घट गई। समझ आए? तो जब इसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देंगे तो उसको बोल देंगे डिफ्लेटिंग। तब पता चलता है रियल वेजेस, रियलिटी में कितने पैसे मिल रहे हैं किसी को। समझ आ रहा है बेटा? जैसे हम लोग उसमें बीआरएस वाले चैप्टर में हम लोग नहीं बोलते थे, सेविंग अकाउंट में अगर हम लोग पैसे रखें तो इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%। इन्फ्लेशन चल रहा है 10% के आसपास, तो बेवकूफी है ना उसमें पैसे रखना। समझ आई बात? ठीक है, तो पैसे बढ़े कहाँ, उल्टा कम हो गए। उससे अच्छा उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते। तो ये प्रोसेस क्या है? डिफ्लेटिंग। इसको अलग से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ना है। तो ये इतना हो गया। अब बताओ, पहले इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, बेस ईयर क्या होता है? जिससे कंपेयर करते हैं। करंट ईयर क्या होता है? जिसको कंपेयर करते हैं, है ना? बेस ईयर को किस नंबर से प्रेजेंट करेंगे? 0 से। करंट ईयर को 1 से या n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, अब आगे देखो, स्क्रीन पे देखिए।
अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होती है। सब लोग देखिए, इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये देखो, जब भी हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो दो मतलब ये, या तो किसी एक चीज की इंडेक्स नंबर निकालेंगे या तो एक से ज्यादा। अगर एक चीज की इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे यूनिवेरिएट। क्या बोलोगे? यूनिवेरिएट। और जैसे मान लो, अब ध्यान से सुनना बेटा, जब एक चीज की इंडेक्स नंबर निकालोगे तो इसको बोलेंगे यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट को हम, यूनिवेरिएट में जैसे मान लो आपने निकाला चेंज इन प्राइस, क्या निकाला? तो उसको बोलेंगे प्राइस इंडेक्स। क्या बोलोगे? ठीक है, यहां देखिए मैंने क्या बताया, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। पहला चेंज इन, बोलो सब लोग, पहला क्या पढ़ना है? चेंज इन प्राइस। दूसरा चेंज इन, तीसरा चेंज इन वैल्यू। वैल्यू मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे बेटा 100 रुपए का एक कैलकुलेटर है, मैं 5 लेके आया तो 500 रुपए की वैल्यू लेके आए ना हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू इंडेक्स। अब देखिए इधर सुनिए, चेंज इन प्राइस को हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। चेंज इन क्वांटिटी को बोला जाता है क्वांटिटी इंडेक्स। चेंज इन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। तो अब मैं, अब दोबारा से मैं ये नहीं बोलूंगा चेंज इन प्राइस, हम लोग बोलेंगे प्राइस इंडेक्स। उसका मतलब हो गया कि बेस ईयर से करंट ईयर में कितने का चेंज आ गया, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, ये देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे मैंने कहा था पहले अगर 600 रुपए लेके जाते थे तो 6 कैलकुलेटर मिलते थे, अब 2 मिलते हैं। तो पैसे तो वही है ना। जब क्वांटिटी में चेंज निकालेंगे तो प्राइस स्टेबल रहेगा, जब प्राइस में चेंज निकालेंगे तो क्वांटिटी स्टेबल रहेगी। समझ आया? तो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी। वैल्यू इंडेक्स का मतलब हुआ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। तो ये तीन चीजें हम लोग को पढ़ना है, तीन चीजें पढ़ना है। तो अब ये देखो, जब किसी एक चीज की पढ़ाई करते हो तो इसको बोलेंगे यूनिवेरिएट। ग्रुप की स्टडी करोगे तो क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट। अब इधर देखो, जब ग्रुप के बारे में इंडेक्स नंबर निकालोगे तो बेटा अब दो बातें होंगी ना, या तो सब चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहोगे, तब लगाएंगे अनवेटेड मेथड। या तो सब चीज को अनइक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहोगे, तब क्या लगाएंगे? वेटेड मेथड। अरे वेटेड कहां कहां लगता था? जहां अनइक्वल इंपॉर्टेंस होती है वहीं तो वेटेड लगता है ना। जहां इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो वहां पे अनवेटेड लगता है। ठीक है, तो अब जरा इसी के नीचे लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल कमोडिटी। यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल कमोडिटी। लिखिए इसमें बेटा, when we calculate
change in price or change in quantity of a single commodity when we calculate change in price or change in quantity of a single commodity, then we use univariate index number. इसमें लिखिए प्राइस इंडेक्स P01 equals to P1 upon P0 into 100. Quantity index Q01 equals to Q1 upon Q0 into 100. Price index, quantity index. चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा, यहां तक लिख लिया? देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखो जब हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं किसी एक कमोडिटी के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। और ये देखो जरा बताओ, चेंज इन प्राइस को क्या बोलते हो? प्राइस इंडेक्स। चेंज इन क्वांटिटी को क्वांटिटी इंडेक्स। चेंज इन वैल्यू को वैल्यू इंडेक्स। लेकिन बेटा इंडेक्स वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम लोग ग्रुप ऑफ कमोडिटी में डील करें। मतलब दोनों में होता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग एक वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं तो प्राइस इंडेक्स ना बोल के बेटर होता है बोलें प्राइस रिलेटिव। मतलब दोनों बोल सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? प्राइस रिलेटिव। चेंज इन क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी रिलेटिव, चेंज इन वैल्यू के लिए वैल्यू रिलेटिव। समझ आए? तो जब हम लोग किसी एक चीज का इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं प्राइस रिलेटिव या क्वांटिटी रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम लोग प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स भी बोल सकते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आई सबको? तो जब ग्रुप ऑफ कमोडिटी की बात करोगे तब स्ट्रिक्टली आपको क्या बोलना होगा? प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स। और जब किसी एक चीज के बारे में पढ़ोगे तब उसको क्या बोलेंगे? प्राइस रिलेटिव या क्वांटिटी रिलेटिव। बोलो इतनी बात समझ में आई? बेटा देखो कुछ पूछने के लिए है नहीं इसमें खास, तो एकदम छोटी छोटी बात से क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, अब यहां देखो
चलो पहले मैं ये दिखा दूं। अब देखो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, यहीं बस स्क्रीन पे देखते जाओ, अपने बुक में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। सब मैंने लिखवा दिया है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो हम लोग नोटिंग कर रहे हैं वो सब एग्जाम में उन लोगों ने पूछा है। चलो ये देखो बेटा एग्जाम का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। The ratio of price for single commodity in a given period to its price in another period is called price ratio, price relative, base, none of these। क्या बोलोगे? समझ में है ना? हर एक छोटी छोटी चीज से क्वेश्चन आया है, जितना कुछ मैं लिखवा रहा हूं। तो एक कमोडिटी के लिए स्ट्रिक्टली हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्राइस रिलेटिव। और मल्टीपल कमोडिटीज के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अब दूसरी बात, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये देखिए क्या चीज है। दूसरी बात ये है, देखो अभी मैंने एक बात यहां पे लिखवाया बेटा, ये P01, ध्यान से सुनना। P01 लिखा ना, इसका मतलब होता है करेंट ईयर इंडेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्या इसका मतलब हुआ? विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। मतलब ऐसे देखो, अगर ऐसे कहा जाए 2013 में प्राइस 5 रुपीज का था, 2023 में प्राइस 10 रुपीज का हो गया, तो ये अगर हम निकालें यहां के मुकाबले यहां कितना चेंज आ गया, तो ये 0 है, ये 1 है, लिखेंगे P01, लिखेंगे P01। P01 का मतलब हुआ 2013 के मुकाबले 2023 में कितनी महंगाई आ गई। समझ आए? इसी का उल्टा ऐसे भी तो कह सकते हैं, 2023 के मुकाबले 2013 में चीजें कितनी सस्ती थी, तब लिखेंगे P10। क्या लिखोगे? P10। मतलब जो पहले लिखा है उसका इंडेक्स नंबर निकल रहा है, और मतलब जो पहले लिखा है ये वाला, ये अपने पास हमेशा बेस होगा, ये हमेशा बेस होगा, और इसकी इंडेक्स नंबर हम लोग निकाल रहे होंगे, इसकी इंडेक्स नंबर निकाल रहे होंगे। समझ में है? अब मुझे बताओ Q01 का क्या मतलब हुआ? करेंट ईयर इंडेक्स नंबर, करेंट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। Q10 का क्या मतलब हुआ? बेस ईयर क्वांटिटी इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू करेंट ईयर। समझ में है? अच्छा बताओ, क्या इसको Q0N भी लिख सकते हैं? क्या इसको QN0 भी लिख सकते हैं? है ना? तो तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा P, अगर लिखा गया P01, तो इसका मतलब क्या हो गया? बोलिए। P01 का क्या मतलब हुआ? करेंट ईयर इंडेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। और अगर लिखा है P10, इसका मतलब बेस ईयर प्राइस इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू करेंट ईयर। इसका मतलब ये होता है। ये बार बार अभी जब आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, तो उतनी बार ये अलग अलग तरीके से आता रहेगा, देखते रहना। कहीं P10 आएगा, कहीं P01 आएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा बेटा कि अगर, अब ये देखो इधर, ये देखो बेटा, ये भी एग्जाम में पूछा है, स्क्रीन पे देखना। सारा चैप्टर छोड़ के मई 2018 में इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया। ये वाला जरा क्वेश्चन देखिएगा, देखो यहां P01 इंडेक्स नंबर, P01 इंडेक्स नंबर, ये ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब ये किसका हो बताओ? 1/0 या 0/1 या 1/1 0/0? 1/0। 1 की इंडेक्स नंबर निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू 0। ये भी एग्जाम में पूछ लिया। फिर ये देखो, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला
क्या होगा? अब ये भी लिखे हो P1 अपॉन P0 इंटू 1 को और क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। तो Pn अपॉन P0 इंटू 100। समझ आ रहा है? हर एक छोटी छोटी चीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो अब यहां देखो, चलिए अब इसको पढ़िए एक बार फिर से। जब हम किसी एक कमोडिटी की इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्राइस रिलेटिव या क्वांटिटी रिलेटिव, और इस तरह की इंडेक्स नंबर को क्या बोलोगे? यूनिवेरिएट। क्या बोलोगे? यूनिवेरिएट। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया बेटा P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्वांटिटी का क्या हो गया? Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, है ना? अच्छा, अब ये देखो, अब मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं। देखो, जब कभी निकालना हो P01 तो बाद में क्या लिखा है? पहले क्या लिखा है? इंटू 100, यही होगा। प्राइस का होगा तो P लिख देना, क्वांटिटी का होगा Q लिख देना, वैल्यू का होगा V लिख देना। समझ है? और अगर मान लो, अगर हम लोग को निकालना हो P10, अब बताओ न्यूमरेटर में क्या होगा? 0, डिनोमिनेटर में हो 1। तो प्राइस निकालना है तो P लिख देना, क्वांटिटी निकालना है Q लिख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू निकालना है तो V लिख देंगे। ठीक है? ये तो रटने वाली बात हो गई। अब मैं ये समझा के बताता हूं फॉर्मूला, जरा आपको इधर देखना। अब ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, देखिए। देखो इधर, जैसे मान लो, सब बच्चे सुनिएगा, यहां कोई चीज 25 रुपीज की थी 2015 में, 2023 में वो अब हो गई 50 रुपीज की। ठीक है? अब फॉर्मूला छोड़ो, अब मान लो हमें पता करना है इसमें कितने परसेंट का चेंज आ गया प्राइस में। तो ऐसे करेंगे, देखो, मान लिया 25 100 के बराबर है, तभी तो परसेंटेज चेंज आएगा। बोलो बेटा। तो एक किसके बराबर होगा? 100 डिवाइडेड बाई 25। तो हम कहेंगे 50 किसके बराबर होगा? तो 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50। अब क्या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है? 50 अपॉन 25 इंटू 100। तो ये जो 50 है ये हो गया करंट ईयर प्राइस, ये हो गया बेस ईयर प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला ऐसे आया है। और देखना, अभी इसमें इतनी बात समझ में आई? अब ये देखो, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 200 आएगा, 200 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 200 आएगा। तो 200 आएगा बेटा। तो 200 का मतलब क्या हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा था, फोकस करिएगा सब लोग। जैसे मान लो यहां पे कोई चीज 25 रुपए की थी, यहां 50 रुपए की हो गई। तो इंडेक्स नंबर अगर हम लोग निकालें तो ये मैंने बिना फॉर्मूले के बताया। फॉर्मूले से करोगे तो बेस ईयर के प्राइस को क्या बोलते हो? P0। करंट ईयर के प्राइस को क्या बोलोगे? P1। फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये आ गया 200। तो ये जो 200 निकल के आई, ये क्या है? इंडेक्स नंबर है ना? अब हम लोग के एग्जाम में पूछ लिया, कह रहा है बताओ ये जो 200 निकल के आया इसका मतलब क्या है? ये जो 200 आंसर आया इसका मतलब क्या है? तो मैं समझाने जा रहा हूं इसका मतलब क्या है। तो देखो, यहां की इंडेक्स नंबर कितनी आई? 200। और यहां वाली हम लोगों ने एज्यूम किया था कितना? 100। तो हम कहेंगे अगर यहां 100 की महंगाई थी तो यहां महंगाई कितने की हो गई? 200। तो इसका मतलब 100 से महंगाई बढ़ गई, 200 से नहीं बढ़ी। बेस ईयर का तो 100 माने हो ना? समझ में है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब चलो फिर से, मान लो ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। करंट ईयर का आ गया 167। अब एग्जाम में पूछा है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बेस वाला तो 100 होता ही होता है, महंगाई कितने से बढ़ गई? 67% से बढ़ गई। समझ में है? तो तो जब भी इंडेक्स नंबर कुछ भी हम लोग का कैलकुलेट होके आए तो तुरंत हम लोग ये बताएंगे, जब भी इंडेक्स नंबर हम लोग के निकल के आए तो 100 उसमें से माइनस कर दो, 100 उसमें से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद तब ये पता चलेगा बेटा कि कितने परसेंट का चेंज आया।
चलो अब इधर देखिए, ये देखो बेटा, इस पे भी क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज्ड बाई 30% ओवर बेस पीरियड। अब ऐसे देखो बताओ, तो बेस का तो हमेशा 100 होता है ना, 30% डिक्रीज हुआ तो यहाँ का कितना होगा, 70 होगा। तो कह रहे हैं बताओ यहाँ की इंडेक्स नंबर कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 70। अच्छा बताओ यही होता 100 इंक्रीज कर गया, अब 130 हो जाता ना, तब बेस का तो 100 होगा ही होगा, 30 से इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये सब भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अगर इंडेक्स नंबर आई, ये देखिए जरा, चलो ये देखो यहाँ, इन ईयर 2005 होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज 286। 2005 में कितनी है, 286, विद 1995 एज बेस ईयर, तो इसका मतलब बेस ईयर में कितना रहा होगा, 100। अब कह रहे हैं देन हाउ मच प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड, कितने से प्राइसेस, कितना, 186। समझ में। तो जब भी इंडेक्स नंबर ऐसे आती है तो 100 से माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा उतने का चेंज आया उसमें, कोई डाउट है समझ में। तो चलो अब फटाफट बताओ यहां तक, इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, क्या कैलकुलेट करती है ये, चेंज, किस किस चीज में चेंज, जो अपने सिलेबस में है वही हम बताएंगे, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन वैल्यू, तीन चीजें। अब बताइए इंडेक्स नंबर कितने टाइप की हुई, दो टाइप की, कौन कौन सी, यूनिवेरिएट, कॉम्पोजिट। यूनिवेरिएट किसके लिए यूज होगी, सिंगल कमोडिटी, और कॉम्पोजिट किसके लिए, ग्रुप ऑफ कमोडिटी, ग्रुप ऑफ कमोडिटी के लिए। तो यूनिवेरिएट में जब हम निकालेंगे चेंज इन प्राइस तो क्या बोलेंगे उसको, प्राइस रिलेटिव। जब निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी क्या बोलोगे, क्वांटिटी रिलेटिव। और जब निकालेंगे वैल्यू इंडेक्स तो उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू रिलेटिव, है ना। इसी के नीचे लिखना वैल्यू इंडेक्स, चलो अब आगे लिखिए, कंसेप्ट नंबर 4, कॉम्पोजिट
कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर लिखिए जरा इसमें। कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर में लिखिए अनवेटेड और उसके बाद वेटेड, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड में दो करने हैं, अग्रीगेटिव एवरेज ऑफ रिलेटिव, एवरेज ऑफ रिलेटिव। वेटेड में लिखेंगे अग्रीगेटिव एवरेज ऑफ रिलेटिव। अग्रीगेटिव एवरेज ऑफ रिलेटिव। बन गया बेटा डायग्राम। अब इधर देखिए, अब इसी इसी ऑर्डर में हम लोग को पढ़ाई करनी है। कॉपी कर लिया, स्क्रीन पे देखो। ये देखो बेटा, इसी ऑर्डर में पढ़ाई करनी है। ध्यान से अब मेरी बात सुनिए। जब एक किसी चीज की इंडेक्स नंबर निकालेंगे तब यूज होगा यूनिवेरिएट। जब एक से ज्यादा का निकालेंगे तो क्या होगा? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है तो अनवेटेड, और अलग अलग इंपॉर्टेंस देनी है तो वेटेड। तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहां पे पहले ये कवर करेंगे, फिर ये, तब ये हो पाएगा, फिर इसको, और उसके बाद इसको। और ये थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले ज्यादा हैं। तो अब हम लोग ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल अग्रीगेटिव। इसी के नीचे हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 5, अनवेटेड अग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इसमें लिखिए सबसे पहले लिखिए अनवेटेड इंडेक्स नंबर is calculated where we don't where we want to give equal importance to all observation, all commodities लिखो,
लिखिए अंडर अनवेटेड aggregative method P01 equals to sigma P1 upon sigma P0 into 100. Quantity index Q01 equals to sigma Q1 sigma Q0 into 100. चलो लिख लिया। अब इधर देखिए, बताओ बेटा, यहां से बताइए यूनिवेरिएट मेथड कहां अप्लाई करोगे? जहां पे सिर्फ एक कमोडिटी की इंडेक्स नंबर निकलेगी। कॉम्पोजिट कहां? जहां ग्रुप ऑफ कमोडिटी का इंडेक्स नंबर निकालना होगा। अब बताइए, अगर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है तो अनवेटेड, और अगर अलग अलग इंपॉर्टेंस देना है तब वेटेड। तो अनवेटेड पहले हम लोगों ने ये लिखा, अनवेटेड वहां अप्लाई करेंगे जहां सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस, एक बराबर इंपॉर्टेंस देनी हो। और अनवेटेड ऐसे हम लोग निकालेंगे, ये देखो ये अनवेटेड का फॉर्मूला है। मुझे बताओ अभी इससे पहले क्या पढ़ा था? बोलो सब लोग, तभी याद हो पाएगा। इससे पहले क्या पढ़ा अभी? यूनिवेरिएट। उसमें क्या पढ़ा? प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला था? क्वांटिटी रिलेटिव का क्या फॉर्मूला था? अब ये बताओ, ये एक एक कमोडिटी के लिए होता है या एक से ज्यादा? एक होता है। ठीक है। अब देखो बेटा, अभी क्या पढ़ रहे हो? अनवेटेड। अनवेटेड किस पे लगेगा? ग्रुप ऑफ कमोडिटी पे। तो जब ग्रुप ऑफ कमोडिटी होगी तो कई कमोडिटीज होंगी ना, कई होंगी, तो बस यही सिग्मा लग जाता है। फॉर्मूला वही है, बस सिग्मा लग गया है। ये देखो, अब यहां लिखा है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। पहले एक ही कमोडिटी थी तो एक में क्या जोड़ने की जरूरत है, तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है P1 अपॉन P0। अब अगर एक से ज्यादा होगा तो ऐड करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। अब ये कैसे काम करता है, आइए यहां देखिए, लिखिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। ए बी सी डी चार कमोडिटीज हैं। 2001 का प्राइस दे रखा है, 2002 का प्राइस दे रखा है, 1234 यहां का प्राइस है, 5432 यहां का प्राइस है। अब हमसे कहा गया फाइंड प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल अग्रीगेटिव मेथड। सॉल्यूशन, पहले लिखा कमोडिटी 2001 का प्राइस, 2002 का प्राइस, कमोडिटीज हैं ए बी सी एंड डी। यहां का प्राइस हुआ 1234, यहां का हो गया 5432। अब फटाफट बताओ बेटा, इसमें P0 कौन सा है? P0 कौन सा है, 2001 या 2002?
है ना। तो अब ये देखो ऐसे लिखेंगे, ये हो गया P0 और ये वाला हो गया P1। तो अब देखो इसका टोटल करोगे आ जाएगा सिग्मा P0 10, इसका टोटल करेंगे आ जाएगा सिग्मा P1 14। तो अब अगर यहां से निकालेंगे P01 तो ये आ गया सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये आ गया 140। इसका मतलब क्या हुआ, 2001 के मुकाबले में 2002 में 40% की महंगाई आ गई। उसी के नीचे लिखेंगे 140 मीन्स देयर इज 40% increase in the prices of commodities A, B, C, D with respect to 2001। एक और एग्जांपल लिखिए बेटा। From the following data, compute index number taking 2000 as base year, taking 2003 as base year, taking 2000 to 2002 as base period, by simple aggregative method। Year price 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 20, 25, 30, 45, 63। हाँ, अब देखो बेटा, बताओ इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले पहले में क्या लिखा है, किसको बेस लेना है? 2000। अब यहाँ देखो, अगर 2000 को बेस लेंगे और यहाँ इंडेक्स नंबर निकालें तो ये ऐसे हो जाएगा ना। देखो, करंट ईयर की जो इंडेक्स नंबर होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में होती है, बोलिए। और बेस ईयर की इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ होगी? डिनोमिनेटर में। उसने लिखा है 2000 वाले को बेस ले लो, तो 2000 की इंडेक्स नंबर कितने, 2000 का प्राइस कितना है? 20 रुपए है ना। तो फिर हर साल का बेस कितना होगा? यही होगा, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ये कर लेंगे तो ये निकल के आ गया 2000 को बेस लेके हम लोगों ने काम किया। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां 2000 बेस है, फिर उसने कहा है इंडेक्स नंबर निकालो 3000 को 2003 वाले को बेस लेके। तो अब ऐसे करेंगे 20, 25, 30, 45, 63। 2003 का बेस कितना है, बोलिए? 2003 का प्राइस 45 है, तो ये 45 ले लिया हमने और अब यहां की इंडेक्स नंबर निकाल दी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का आ गया 100, 125, हाँ 150, और एक चीज और बोला है बेटा उसने, इधर देख लो, फिर ये भी कर लें। कह रहा है 2000 से लेके 2002 तक का बेस ले लो। तो तो वैसे करेंगे 2000 से लेके 2002 तक बेस ले लो। ये देखो वैसे निकलेगा। इसके नीचे लिखेंगे, अब ये बताओ 2000 में प्राइस कितना है? फिर 2001 का पहले 20, 25 और 30, यही है ना। ये ईयर रहा और ये प्राइस। अब बेटा इसका निकाल लेंगे एवरेज, तो एवरेज आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3। देखो कितना आता है, हाँ। तो अब इसी को बेस ले लेंगे। अब यहां लिखेंगे ईयर, प्राइस, इंडेक्स नंबर। ईयर हो गया 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 20, 25, 30, 45, 63। तो 20 बाई 25 इंटू 100, 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 30 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100,
45 divided by 25 into 100, 63 divided by 25 into 100, 80, 100, 120, 180 and 252. एवरेज लेंगे किसको? 2003 लिखा है। हाँ बेटा लिख लिया, ये हो गया। तो अब ये देखो हम लोगों ने लिख यहाँ पे देख लिया। अब देखो दो तरीके से निकलता है, एक यहाँ के टोटल को बेस लेके फिर निकाल लो, दूसरा है एक ही में उसने बता दिया पहले 2000 को बेस लो तो उससे निकाल लिया, 2003 को बेस लो उससे निकाल लिया, और फिर बोला 2000 से लेके 2002 तक बेस ले लो, तो हमने इसका एवरेज निकाल के फिर इंडेक्स नंबर निकाल ली। तीन तरीके से क्वेश्चन कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे, ये हम लोगों ने पढ़ा अनवेटेड अग्रीगेटिव, अब ये पढ़ने जा रहे हैं अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट नंबर 6, अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, इसमें लिखिए अंडर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड प्राइस इंडेक्स is constructed on the basis of price relative and not
on the basis of absolute prices